आप लोगों को ये आरएएस मेंस का बड़ा ही डिफिकल्ट मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। और मैं शुभकामना इसलिए देना चाहता हूं कि ये वाला जो मेंस का एग्जाम था आरएएस का, उसको हमने कई जगहों पे पढ़ाया था। हमने जोधपुर में पढ़ाया था, मेंस का ये क्लास किया था। हमने जयपुर में भी पढ़ाया था मेंस के क्लास को। तो ये जो इतना डिफिकल्ट एग्जाम आपने मेंस का क्वालिफाई है, डिफिकल्ट थोड़ा सा इसलिए भी है ये कि आरएएस ने आरपीएससी ने गड़बड़ी ये कर लिया कि जहां 2.5 से 3 गुना रिजल्ट निकालना चाहिए था, उन्होंने सिर्फ 1.5 गुना रिजल्ट निकाला। और बड़े सारे जो हम लोगों के एक्सपेक्टेड, जो हम लोगों के काफी प्रिय थे, एक्सपेक्टेड थे, जो मेंस क्वालिफाई करके और इंटरव्यू में अपियर होंगे, और जो भी मेंस में कुछ कमी रह गई उसको इंटरव्यू में पूरा करके वो भी सिलेक्ट हो जाते। लेकिन निश्चित रूप से जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए कंपटीशन आसान है, 1.5 टाइम्स जैसा की जानकारी है। बाकी वैसे अन्य स्टेट का भी अभी 2 रिजल्ट और आया मेंस का, एक आरपीएससी उसके यूपीपीसीएस का आया, दूसरा बीपीएससी का आया। उसमें उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसमें उन्होंने 3 गुना 2.75 या 3 टाइम्स उन्होंने मेंस का रिजल्ट दिया है और वो अपना लंबा इंटरव्यू ले रहे हैं। यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, बीपीएससी का इंटरव्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, आरएएस का भी इंटरव्यू अभी नहीं शुरू हुआ है। तो ये आपके लिए जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। 1.5 टाइम्स रिजल्ट है और इसमें आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। तो मेरी ओर से ये है कि आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, जो भी बेस्ट ऑफ प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इंटरव्यू का वो करें, क्योंकि ये ओपन है, बिल्कुल ऑप्शनल कोई नहीं है इसमें कि कुछ लोग बहुत ज्यादा एज लिए होंगे किसी और से। ये ऑलमोस्ट लेवल प्लेइंग के लेवल पर ये रिजल्ट आया होगा। तो इंटरव्यू का आपका जो रिजल्ट, इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो बड़ा मैटर करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आज जैसे अभी कुछ जो चर्चा के विषय हैं, जो अभी मैं पीछे काफी दिनों से, पहले यूपीपीसीएस का, फिर पहले तो आईएएस का, फिर यूपीपीसीएस का, फिर अभी बीपीएससी का, जो भी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं सबको इंटरव्यू का गाइडेंस कर रहे थे। तो उसमें से आज आरएएस के लिए तो सब में इंटरव्यू का ऑलमोस्ट प्रोसीजर एक ही है, पर्सनालिटी टेस्ट है ये, और उस पर्सनालिटी टेस्ट में चूंकि नॉलेज का टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, कुछ की वर्ड्स में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद फिर बाद में, जैसे आज के बाद जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इवन राजस्थान के बजट से भी, राजस्थान का जो बजट आया उस बजट में जो उन्होंने 7 पॉइंट्स और ये सब दिया, तो उसके क्या ओरिएंटेशन है, क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, राजस्थान का बजट, ये मिला करके, और अभी बर्निंग इश्यूज कोविड-19, ये इसमें जो पेंडेमिक चल रहा है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, क्या इकोनॉमी फिर उस रिसेशन से अब बाहर निकल रही है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं, और उसके बाद ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज, और उस पैकेज के तहत डिफरेंट सेक्टर्स के लिए क्या क्या किया गया, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें क्या क्या किया गया है। तो कई ऐसे टॉपिक्स हैं। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो ये सारी बातें होंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसका निश्चित रूप से हमारा फोकस इस बात पर होगा, क्योंकि एक ही टॉपिक का पीटी आंसर अलग होता है, उसी टॉपिक का मेंस आंसर अलग होता है, और उसी का इंटरव्यू आंसर अलग होता है। बोर्ड के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वो आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एनालिसिस करने का, किसी भी क्वेश्चन का सब्जेक्टिव एनालिसिस करने का मौका वो आपको देंगे। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव आंसर, वो एक तरह से इंटरव्यू आंसर अलग होता है, और वो किसी भी टॉपिक का इंटरव्यू आंसर क्या होगा वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो सारे टॉपिक का आप भी अपनी तरफ से जो भी, जैसे आज क्योंकि हमारे वहाँ पे बाकी यूपीपीसीएस बीपीएससी में तो बड़े लोग होते हैं, उसमें इंटरेक्टिव डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना सब लोग ऑडियो कर लेंगे और जो जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम उसको इंस्टेंट जवाब देंगे। बस राजस्थान स्पेशल छोड़ करके बाकी जितने भी टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे हम आपको उसका जवाब दे देंगे। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है राजस्थान में पढ़ाने का, 2006 से राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ, कितने सारे बैचेज आ रहे हैं हम लोगों ने पढ़ाया, और पढ़ा करके लोग क्वालिफाई करके अब आरएएस आरपीएस में सिलेक्शन पाए हुए और जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की जो शुरुआत करें एक तरह से, तो अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो आप ऑडियो अपना ऑन करके थोड़ा सा, फिर मैं अपनी बात अपनी तरफ से जो मेरी आज के लिए जो मेरा है, जो आपके साथ डिस्कस करना है, मैं उस पर आता हूँ। अगर आपकी तरफ से कुछ पूछना हो तो, जो मैं एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, एक बार ध्यान रखिएगा आपके आरएएस के एग्जाम के लिए।
कोई ऑडियो ऑन करके कुछ अगर अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहे, कुछ बात करना चाहे, कुछ अगर पूछना चाहे। कोई सब क्या मैं अपनी तरफ से ही बात करूं? जी सर। आपकी तरफ से कोई कुछ आपने अभी काफी दिन हो गया रिजल्ट आए हुए, आपने क्या तैयारी की अभी तक? अच्छा, ये बिल्कुल वन वे कम्युनिकेशन चलेगा हम लोगों के बीच में? चले ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने ये देखो यहाँ पे जैसे इंटरव्यू में जाए तो ये इंटरव्यू की तैयारी एक तरह से दो पार्ट में आप करेंगे जो भी आगे समय है। एक इंटरव्यू में आता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल है ये, और दूसरा है इंटरपर्सनल। मैं यहाँ पे आपके बीच में इंटरपर्सनल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हूँ। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है सेल्फ प्रिपरेशन, और इंटरव्यू में आज के डेट में आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस के लिए मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू के लिए हैं आप, और उस इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर 2-3 घंटे इन्हें ग्रुप को छोड़ दिया जाए, 2-3 घंटे आप ग्रुप में इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते हैं, बाकी टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने साथ हैं। तो ये अपने साथ में जो 23-24 घंटे में 5-6 घंटा 7 घंटा 5-6 घंटा सोने को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने साथ हैं। तो ये अपने साथ वाला जो टाइम है वो आप अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए फोकस करेंगे मुख्य रूप से। अब उसमें आता है कि इंट्रा अपने आप के साथ अपने साथ है और उसमें इंटरव्यू की तैयारी है, तो इसमें कैसे करेंगे, क्या क्या करें मैं? तो इसमें एक आता है कि जैसे अब यहाँ पर इशू आ जाता है बायोडेटा का, और सब जगह का बायोडाटा आरएएस के साथ बायोडाटा का एक डिफरेंट ये है कि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। बाकी एग्जाम में जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे तो ऑप्शनल है, आईएएस के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां पे ऑप्शनल है, बीपीएससी इसमें जाएंगे, बीपीएससी में भी जाएंगे तो ऑप्शनल है, जेपीएससी में भी जाएंगे तो ऑप्शनल है। आरएएस में कोई ऑप्शनल नहीं है, तो इसलिए आपके बायोडाटा के जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो कंपोनेंट्स आपको डिफाइन कर लेने पड़ेंगे, और उसमें शायद आपने कर भी लिया होगा। उसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेकर के उसके बाद जाते हैं तो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इसमें जितनी भी बातें कवर की जा सकती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उसमें क्या क्या बातें आप शामिल करेंगे। दूसरा जो सेक्शन आ जाता है वो एकेडमिक बैकग्राउंड आपका है, वो एकेडमिक बैकग्राउंड से आपसे क्वेश्चन आएगा, और एकेडमिक बैकग्राउंड में जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, आपने रिसर्च वगैरह किया, कहीं कर रहे हैं या किए हुए, तो वहां से आ जाता है एकेडमिक बैकग्राउंड। उसके बाद जो एड्रेसेज हैं आपके, तो एड्रेसेज में एक आ जाता है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आपके स्टेट से, स्टेट लेवल में राजस्थान में आजकल पॉलिटिकल काफी एक्टिविटीज हैं पिछले 1 महीने से, जब भी इंटरव्यू शुरू होगा तो जरूर वहां से क्वेश्चन आएगा। उसके स्टेट इशूज हैं, स्टेट इशूज के बाद फिर नेशनल इशूज हैं, इस नेशनल इशूज पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और नेशनल इशूज के बाद फिर इंटरनेशनल इशूज हैं, यहाँ पर भी कई सारे। आज की बात अगर करें तो कमला हैरिस हैं, जिनको कि जो बिडेन ने अपना वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वहां पे अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया जैसे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे इंटरनेशनल इशूज आपके लिए, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसके आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट इशूज होंगे वो जरूर ध्यान रखें। जैसे आज ही इंटरव्यू होता तो निश्चित रूप से कमला हैरिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं, तो ये एड्रेस वाले में हमने इतने दूर तक खींचा उसको कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेशनल इशूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंटरनेशनल इशूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेशनल इशूज में आप जानते हैं कि कई सारे पार्ट इसके होते हैं, उसमें एक पॉलिटिकल इशूज तो है ही नेशनल इशूज में, इकोनॉमिक इशूज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इशूज हैं, भाई जो भी कुछ डेवलपमेंट अगर हुआ है इसरो के लेवल पे या बायोटेक्नोलॉजी के लेवल पे, रिन्यूएबल एनर्जी के लेवल पे, तो वहां पे आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ डेवलपमेंट है, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। नेशनल इश्यूज में आपको कवर करना होगा। अगर बायोडाटा में डिफाइन करना करूं तो पहला हमने कहा कि आपका इंट्रोडक्शन होगा,
इंट्रोडक्शन के पार्ट पे, आपके नाम पे, आपके गांव के ऊपर, आपका क्या क्या आपने किया, ये जो बात बताएंगे वो बिल्कुल एक कॉन्साइज आपको आपका अप्रोच होना चाहिए। मैंने ऐसा आप अपने बारे में बताएं जिससे कि ज्यादा बिखरे नहीं, ज्यादा स्कैटर्ड ना हो, बिल्कुल कॉम्पैक्ट वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसका प्रैक्टिस आपको इंट्रा पर्सनल इंटरव्यू लेवल पे करना पड़ेगा। जब आप खुद के साथ, तब जाकर के किसी ग्रुप में आप जब जाएंगे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो वहां पे फिर आपसे क्वेश्चन, वहां पे आप इसको ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। जो मन में आया सो नहीं बोलेंगे। तो इसमें एक एड्रेस वाला पार्ट है, एकेडमिक पार्ट हो गया। एकेडमिक वाले में आप पहले से ही जानते हैं, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हमने बताया, तो उस पर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी के जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो थर्ड पार्ट इसका है कि कहीं पे ऑलरेडी आप एम्प्लॉयड है, जैसे जॉब, तो आपका जॉब का, जैसे मान लीजिए 15 से 20 मिनट अगर इंटरव्यू चलता है, तो 7 से 8 मिनट आधा समय आपके जॉब के ऊपर होगा। और उस जॉब पे भी मैं डिस्कस कर दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाई वहां से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, उसके बारे में। जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, आप राजस्थान में ही कहीं पे काम करते हैं, ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, कई लोग सेंट्रल सर्विसेज में हैं, कई लोग मान लीजिए उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई एफसीआई में काम कर रहा है, कोई पता नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहे हैं, कोई टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं, कोई पंचायत अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जहाँ पे अभी हम लोग ले रहे हैं उसमें से। तो वहां पे बहुत माने वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे बैंक में मान लीजिए आप पीओ हैं, आप किसी बैंक के आप मैनेजरियल पोस्ट पे, किसी पोस्ट पे, तो स्वाभाविक रूप से जब आप जाएंगे, तो अगर वहां पे पोस्ट होगा तो उसको बैंक से जो भी बात है उस पर क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। तो आपको अपने जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन डिटेल आपको तैयारी कर लेने की जरूरत होगी। जॉब के बाद आ जाता है हॉबी। एक हॉबी वाला सेक्शन है। इस हॉबी वाले सेक्शन पे ममता है, तो आप अपना हैंड मत रेज करिए, आप सीधे अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके सीधे क्वेश्चन पूछिए, मैं बीच में रोक करके बता दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मैंने ये कहा, जब तक आप नहीं पूछ रहे हैं तब तक बायोडाटा की बात करें तो इसमें इंट्रो, एकेडमिक बैकग्राउंड, एड्रेसेस, जॉब प्रोफाइल, हॉबी, और फिर आ जाता है एक, उसके बाद आता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जैसे अभी के टाइम पे है कि मान लीजिए अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी, आप जैसे भीलवाड़ा ही है, भीलवाड़ा मॉडल, भीलवाड़ा में आप एसटीएम के रूप में अगर आपको अपॉइंट किया जाता, तो जो वहां पे किया गया उससे क्या डिफरेंट आप करते, इस तरह के क्वेश्चन अगर हो जाए तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर जिले में आप पॉइंट किए जाते हैं, जैसे एसडीएम में पॉइंट किए जाते हैं, और वहां पे इस तरह कोरोना का पेंडेमिक आउटबर्स्ट होता है, ये तो आउटबर्स्ट होता है, तो भाई आपका क्या अप्रोच होगा, आप कैसे उस सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे आप हैंडल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्लेस किया गया और वहां से आपका अपना अप्रोच जानने की कोशिश की गई, ठीक है, तो यहाँ पे आता है। इसके अलावा जाएंगे तो हाइपोथेटिकल में भी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि कहीं पे आप जा रहे हैं, मान लीजिए किसी आप सिविल ड्रेस में जा रहे हैं, और सिविल ड्रेस में जा रहे हैं, पुलिस आप इसमें आप पुलिस सेवा में हैं और पुलिस सर्विसेज में हैं, और आप जा रहे हैं वहां पे, सड़क पे कोई आदमी, दो बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपस अब वहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब वहां पे आपका अप्रोच क्या होगा, आपका बेंट ऑफ माइंड वो चेक करेंगे। वो कई बार ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए आप ट्रेन में ही जा रहे हैं और दो लोग मान लीजिए कोई चोरी करने के लिए आ रहा है, अब वहां पे आपका क्या अप्रोच होगा, आप एसडीएम है, वहां पे आप क्या करेंगे। तो ऐसे इस सिचुएशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक किया जाता है। तो मेरे अनुसार ये आपके बायोडाटा के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने क्या क्या कहा, फर्स्ट कहा इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड, एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए अपना। एकेडमिक बैकग्राउंड में आप सारे बात ही अपने जो भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, पब्लिक ये आपके पीजी में जो टॉपिक है उसका, पीएचडी का जो आपका टॉपिक है अगर आप कर रहे हैं तो उसका बता देंगे। एड्रेसेज में आ जाएगा सारा, जॉब, हॉबी और हाइपोथेटिकल। एक जो मैं कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे पा रहा हूँ, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम पा रहा हूँ, एक गैप ईयर का भी एक इसमें आता है कि इतने साल बाद एग्जाम हो रहे हैं और इतने साल इस बाद एग्जाम हो रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई 2013 में आपने बीटेक किया, 2013 में आपने कोई अपना जो अपर जो डिग्री था उसको आपने किया, अभी तक आप क्या कर रहे थे, इतने दिन से आप क्या कर रहे थे। तो वहां पे एक आ जाता है कि क्या मैं गैप ईयर में फिर बताऊं ये बात कि मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इस तरह की बात। जो जॉब में है उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना बता देंगे वहां से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जो जॉब में नहीं है
वो एक गैप ईयर के साथ क्या करेंगे। तो ये आपके पास चैलेंज है। आप उसके बारे में, एक तरीका ये हुआ कि मैं सीधे सीधे जाके बता दूं कि भाई ठीक है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, मैं आरएएस की तैयारी कर रहा था। और दूसरा तरीका वहां पे ये आता है कि आप उसको किसी तरह से गैप ईयर को लर्निंग अर्निंग में आप उसको भर दीजिए। लर्निंग, जैसे लर्निंग अर्निंग का मतलब होता है कि कुछ अर्न कर रहा था जिससे कि मेरी लर्निंग प्रोसेस जारी रह सके और मैं घर में लोगों पर डिपेंडेंट ना रहूं। ठीक है, तो अर्न लर्न मन वाली बात हो जाती थी। कोई लेडीज हैं तो उनके लिए आ जाता है। तो एक गैप ईयर को भरने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके दो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखते हैं। एक बोर्ड को ये दिखता है, जैसे आप बताते हैं ना कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया, एक 93rd रैंक एक लड़की आई जो इस बार आईएएस में आई है, तो उससे मॉडलिंग करती थी। वो मॉडलिंग से जब सिविल सर्विस में, तो उससे इंटरव्यू जब देने गई उससे पूछा गया कि अभी आप क्या कर, मैंने आपने इस तरह से क्यों किया, आप मॉडलिंग कर रही थी, मॉडलिंग को आपने चेंज क्यों किया। ठीक है, तो उसमें जब उससे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने सीधे कहा कि सिविल सर्विसेज, ठीक है, इज माय ड्रीम, रेस्ट आर ऑब्जर्वेशंस, रेस्ट आर एक्सप्लोरेशन। मैंने ये मेरा ड्रीम था, बाकी जो मैं काम कर रही थी वो सारा का सारा काम मेरा एक्सप्लोरेशन था। मैं वैसे सामान्य सी प्रक्रिया थी, तो उसने बताया। ऑडियो ऑफ करिए अपना, ऑडियो ऑफ करेंगे नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी डिस्टर्बेंस है। नहीं तो कई लोगों का ऑडियो ऑन है, तो ऑडियो ऑन है तो उसमें देखिए उससे डिस्टर्ब ना हो बस। तो मैंने ये कहा, तो ये गैप ईयर को, जैसे एक चीज को छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, गैप ईयर को भरने वाली बात है। तो ये सब, तो इतने बायोडाटा के आपके पार्ट हैं, आपने डिफाइन जरूर कर लिया होगा। कई जगह पे चीजें चल रही हैं, उससे आपने अपना किया होगा। मैंने कितनी सारी बातें बताई, हमने लिख के, चूंकि मैं दे नहीं रहा हूं तो आपको अगर पेपर पे लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट, एक कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि बोर्ड के सामने आप जाके क्या बोले, मैंने क्या बोलेंगे आप, ये चीज। दूसरा, एकेडमिक बैकग्राउंड में आप क्या क्या बोलेंगे, कैसे। थर्ड इसमें होता है आपका एड्रेसेज, एड्रेसेज से रिलेटेड। मैं ये बायोडाटा इसलिए खोला क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप इंट्रा पर्सनल लेवल पे भी, जब आप डायरी, अपना कोई डायरी या कॉपी कोई बना रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, तो एक पेज आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए बना लेंगे, एक पेज क्या, कई पेज आप बना लेंगे एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए। जैसे मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में आपका रहा हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस एक लिख करके, और जितने भी आरएएस में उस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आरएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरे पीसीएस में पूछे गए हैं, आईएएस में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को एक जगह आप इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में ही आपका दूसरा सेक्शन रहा है, कोई आपका हिस्ट्री रहा है या आपका सोशियोलॉजी रहा है, तो आप उस पे एक अलग से पेज ले लेंगे, 2 पेज लेकर के आप उसमें सारा नोट कर लेंगे, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन। तो इस तरह से आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का टॉपिक लिख के उससे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो सारे के सारे। तो इसमें ये कहा जाता है कि इंटरव्यू के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन इकट्ठा किया जाता है, उसका आंसर नहीं ढूंढा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ढूंढ लेंगे तो फिर तो जहां भी मॉक इंटरव्यू देंगे, क्लासेस चलेंगे, तो उस दौरान में सारे क्वेश्चन का इंटरव्यू आंसर आपको मिल जाएगा। या हमने कहा कि इंट्रा पर्सनल लेवल पर भी जब आप तैयारी करेंगे, खुद ही जब प्रिपरेशन करेंगे, तो आपके पास अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन है या सोशियोलॉजी के 50 क्वेश्चन है, या आप अपने जॉब, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर आपके पास प्रोबेबल 50 क्वेश्चन है, नेशनल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे आपके पास प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो फिर आपको उसका आंसर ढूंढना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो आंसर किस चीज का ढूंढेंगे। आपका जो हॉबी है, हॉबी में जो अभी आपने हॉबी डिसाइड किया हुआ है, उस हॉबी पे प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जैसे मॉक देने के लिए, मॉक इंटरव्यू देने के लिए लोग जब आ रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपका हॉबी क्या है, तो लोग बताते हैं टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना मेरा हॉबी है, डायरी राइटिंग मेरा हॉबी है, कोई बोलता है कि मैं खाना बनाना मेरा हॉबी है, कई गाना सुनना मेरा हॉबी है, कई लोग क्रिकेट खेलना मेरा हॉबी है, क्रिकेट वॉच कर, कई लोग दूसरे कबड्डी खेलना, बहुत तरह के लोग हॉबी अपना बता रहे हैं। तो हॉबी जब भी बताते हैं तो उनसे फिर बोर्ड उस पर क्वेश्चन पूछेगा। कोई बोलते किचन गार्डनिंग मेरा हॉबी है, तो जो अगर आपका किचन गार्डनिंग हॉबी है आपका इस तरह, तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बायोडाटा के सारे सेक्शंस पे अगर आपके पास क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस आप अगर अपना ये बना लेते हैं, एक बायोडाटा, एक लिस्ट बना लेते हैं क्वेश्चन का, तो इंट्रा पर्सनल लेवल पर भी आप अपना फिर उसका आंसर, तो इंट्रा पर्सनल लेवल पे आप कितने सारे काम कर रहे हैं, फर्स्ट अपना बायोडाटा के सारे एरिया पर आप क्वेश्चन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 आया कि उसके बाद फिर उसका आप आंसर इंटरपर्सनल लेवल पे, किसी कोचिंग से जुड़े हुए, किसी सीनियर से जुड़े हुए, कोई आपने अपना ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में ये क्वेश्चन आप पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं, आप अपने डायरी में उसका आंसर नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है।
जो थर्ड पार्ट होता है कि जब क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है, जब क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप क्या करते हैं, उसका खुद से ही क्वेश्चन आंसर करते हैं आप। जैसे हमने क्या किया, मान लीजिए हमने ये अपने से ही क्वेश्चन पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, मैंने खुद से ही पूछा, ठीक है, और सामने में एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें रिकॉर्ड है, शीशा रखा हुआ है उसी से मैं देख रहा हूं। तो हमने खुद से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने बारे में बताइए। अब मैं बोलना शुरू किया, 10 सेकंड का हमने पॉज लिया और पॉज लेकर के मैंने उसमें रिप्लाई करना शुरू किया कि मेरा नाम ABCD मेरा नाम है, ठीक है, वहां से मैंने यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन का मेरा सब्जेक्ट ये था, मेरा पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। वर्तमान में मैं यहाँ पे टीचर के रूप में एम्प्लॉयड हूँ, टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और उसके मेरा हॉबी खाली समय पे मैं गाना सुनता हूँ, मैं बच्चों से बात करता हूँ, किचन गार्डनिंग में जो भी ABCD है आपने बोल दिया, वहां से सिविल सर्विसेज RAS में सिलेक्शन पाना मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरा सपना है। उस प्रक्रिया में आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए अभी बैठा हूँ। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू गिव इंटरव्यू टू फुलफिल माई ड्रीम एज एन RAS ऑफिसर, ठीक है। इसने ये बात आपने वहां पे बोल दिया। आपको सारी बातों को समअप करके मैं वर्तमान में आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, अब इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ। ये यहाँ पे लाके आपने खत्म कर दिया। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं, आपका अपना ही कॉन्शियस उसको रीड कर रहा है कि भाई आपने ठीक से सारे बायोडाटा के जितने कंपोनेंट थे वो आपने इंक्लूड किया कि नहीं, आप कॉन्फिडेंस, बोलने में कॉन्फिडेंस आपका कैसा था, आपका अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट कैसा था, ये बात। या फिर उसमें कहा जाता है कि आप रिकॉर्ड किए हुए, दोबारा उस रिकॉर्डिंग को सुन के देखिए कि क्या वो इंप्रेसिव था, क्या उसमें कंटेंट सारे अरेंज थे, कुछ बातें छूट तो नहीं गई, ये सब। फिर अगर छूट गया है फिर दोबारा रिपीट करिए। और ये क्वेश्चन जो कि आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा, आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल इस क्वेश्चन का जवाब आप प्रिपेयर करके जाएंगे, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने बारे में बताइए या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन कभी भी इस पर मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, आप अच्छे से नहीं बताएंगे तो आपका पर्सनालिटी जो रिव्यू हो रहा है वो थोड़ा डिग्रेड जरूर होगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन, इसको कूलिंग क्वेश्चन कहा जाता है। कूलिंग क्वेश्चन का मतलब होता है दुनिया का मात्र यही एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी आदमी सॉरी नहीं बोल सकता। हर आदमी को इसका आंसर यस बोलना होता है और बोलना होता है। तो अब जब बोलना है तो मैं पूरे, पता चला कि अपने अब बहुत ज्यादा फैला के इसका आंसर नहीं बोल सकता, मेरे दादाजी, मेरे ये वो, दुनिया भर की बातें नहीं हो सकती। इतनी ही बातें बोलिए जो कि वहां पर एक अधिकारी के चयन में आपको हेल्प करता हो। और हेल्प क्या क्या करेगा भाई, आप अपने से शुरू करिए, मेरा नाम ये है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे, ठीक है, वो क्या है, अगर कुछ है, अगर मान लीजिए वो खेती करते हैं, मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, इस जिले के इस गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, ठीक है, मैंने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मेरा ये दोनों में ये सब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद मैं वर्तमान में यहाँ पे सेवारत हूँ, अगर नहीं सेवा है, मैं कहीं पे सर्विस नहीं कर, मैं वर्तमान में वहां से कुछ लर्निंग जो हमने बताया गैप ईयर को भरने के लिए, ठीक है, आपने कुछ बीच में डाला। हॉबी मेरा यह है, खाली समय पर मैं इन बातों का प्रैक्टिस करता हूँ। वर्तमान में RAS में सिलेक्शन की प्रक्रिया में एक RAS अधिकारी के रूप में चयन के लिए आज आपके सामने साक्षात्कार के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो इसका एक अच्छा, आप अपना जहां से जो आपको उचित लगे, जो चीज आपको, बहुत सारे गाइड मिलेंगे, बहुत सारे लोग, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप उसको एकदम फाइनल कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद, और ये इंट्रापर्सनल लेवल पे होगा, खुद के लेवल पे होगा। फिर किसी, मान लीजिए मॉक देने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन मॉक आजकल चल रहा है, फिर राजस्थान के बारे में हो रहा है कि 1 सितंबर से पूरा देश जब खोलने की बारी आ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हो सकता है कोचिंग वगैरह खुल जाए। कोचिंग खुल जाए तो फिर ऑफलाइन में, हम लोग वैसे दिल्ली में तो ऑफलाइन में ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ऑफलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हैं। और उसमें चूंकि ये कोई, हम पढ़ाते नहीं है, इंटरेक्शन कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसको मना नहीं किया हुआ है। सोशल हर आदमी 6 फीट के डिस्टेंस पे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके बातचीत कर सकता है। ये मॉक इंटरव्यू भी एक तरह से बातचीत का ही प्रोसेस है। तो हम लोग तो दिल्ली में अपना जो भी UPPCS का, UPSC का, इवन IAS का जो इंटरव्यू कराया गया, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके हमने ये काम किया, ठीक है। राजस्थान में अभी सब लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, अदरवाइज जब 1 सितंबर से फिर वहां पर भी जब चीजें शुरू होंगी तो वहां पे ये इंट्रा पर्सनल लेवल पे इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जा रहे हैं तो आपका ये एकेडमिक बैकग्राउंड। अब एकेडमिक बैकग्राउंड जैसे हमने कहा, अब यहाँ पे अब तो जो स्थिति है उसमें दिख रहा है कि 60-70% लोग इन बीटेक किए हुए हैं, जो बीटेक किए हुए हैं वो RAS में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो बीटेक किए हुए हैं वो
वो यूपीपीसीएस में, वो आईएएस में, वो बीपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोग इस यहाँ पे कर दिलो तो ऐसी स्थिति में वो बीटेक से जैसे तो मैकेनिकल इनसे तो सीधी क्रिकेट पड़ गई, ये सीधी कर पढ़ ले दो। अपना ऑडियो ऑफ करिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ऑडियो को ऑन करिए। तो उसमें जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कैसे यूज करेंगे, या आपका सिविल इंजीनियरिंग है तो उसको कैसे यूज करेंगे, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो कैसे यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, भाई वो छोड़ के आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। आपके पीछे सरकार ने इतना 4 साल तक इंजीनियरिंग कराने में, 5 साल 6 साल तक एमबीबीएस कराने में आपको सरकार ने हेल्प किया, पैसे इन्वेस्ट किया, और वो छोड़ करके आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो हमने बायोडाटा के ये सारे पार्ट। अब इस पे आपके पास अपना सेल्फ प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर सेल्फ प्रिपरेशन किए रहेंगे तो आगे आपको काफी हेल्प मिलेगा। जब किसी कोचिंग में जाएंगे, किसी हेल्प के साथ जाएंगे, किसी ग्रुप में जाएंगे, आपका अपना होमवर्क हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हमने आपको ये बताया कि हमने ये इस तरीके से आपके सामने पेज पर लिखा। हम यहाँ तो चाहते तो शेयर कर लेते, लेकिन हमने फिर इस तरीके से हमने पेज पर अपना लिख दिया। आप भी अपना पेज पर इस तरह से डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बना करके और उस पे अपना क्वेश्चन इकट्ठा करने की शुरुआत करिए। एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तो उसमें आप हमसे जितना क्वेश्चन पूछेंगे सबका ऑन स्पॉट हम आपको आंसर दे देंगे, इंटरव्यू आंसर बता देंगे, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में देखो ये प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्यों किया जाना चाहिए। मैंने बहुत बार सब जगह बताया हुआ है, राजस्थान में भी जब आरएएस का जोधपुर में जब हम लोग थे, जोधपुर में क्लास करा रहे थे, चाहे जयपुर में, तो हमने एक चीज कहा कि देखो अभी क्या होता है कि मैं 1999 से 2006 से तो राजस्थान में पढ़ा रहा हूँ। 2006 में पहली बार मैं जयपुर गया था पढ़ाने, और उसके बाद से लगातार हर बैच को, मैंने कोई आरएएस का मेंस एग्जाम नहीं है जिसको हमने कहीं ना कहीं या कई शहरों में नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, हमने यहाँ कृष्णा एकेडमी में जाकर के पढ़ाया है, यहाँ पे अजमेर में ललित जी हैं, ललित जी बड़े सिंसियर हैं, इनके साथ पूरी इनकी टीम लगी हुई है, और इनके द्वारा तो ये जितने सिंसियरिटी से, कई बार हम दिल्ली से अपने साथ कई लोगों को हम लोग गए वहां पे, प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। तो ये एक मिनट रुक जाओ, तो फिर अपना क्वेश्चन नोट करके रखो। मैं इसके लिए ऑडियो ऑन करता हूँ, आप पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये आप जो पूछेंगे, आप इसको नोट करके। मैं एक दो बातें बता दूं, एक बार बता देता हूँ, फिर आता हूँ वहां पे आपका क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। तो मैंने जैसे कहा, ललित राजस्थान में आने से सबसे अच्छी बात होती है कि आदमी आकर के पढ़ा भी देता है, और साथ में घूमने का, और लोग भी बड़े अच्छे हैं सारे। तो एक जो कल्चर है वो कल्चर वहां पे मिलता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, वो सब चीजें वहां देख के अच्छा लगता है। मैं कई बार गया वहां पे, ललित जी के साथ मैंने काम किया ये, और इस बार भी जो ललित जी ने हमसे शुरू में ही अप्रोच किया, और दिल्ली से जो भी हो पाएगा ऑनलाइन, जो भी दिल्ली के बेस्ट हैं उनको आपके लिए हम जुड़वा देंगे ललित जी के साथ। और जैसे मैं अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ, वैसे जो भी और एक्सपर्ट्स हैं वो सारे आपको ऑनलाइन ही सब्जेक्ट वाइज, जिसका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को यहाँ से जुड़वा देंगे। और फिर आप अपना जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सबको आप उसको करिएगा, आराम से डिस्कस कर लीजिएगा, और उसका आंसर फाइनल करते जाइएगा। जैसे जो क्वेश्चन फाइनल हो जाए, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगर इसका कंटेंट फाइनल हो जाता है तो इसको फिर अलग से एक पेज पे लिख करके और उसको अलग हटा दीजिए, उसको 2-3 बार पढ़ के। ये क्वेश्चन आप दूसरे तीसरे जगह खोल के रखने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे आपने पूछा उस क्वेश्चन का भी मैं जवाब देता हूँ। अभी मैं एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो मैं 1999 से मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, और 1999 आज 21 साल हो गया, एक जनरेशन हमने पढ़ाया हुआ है। इतने सारे राजस्थान से जितने आपके सफल लोग हैं आरएएस में, तो अब सोचो कि हमें लग रहा है कि जो भी जोधपुर, जयपुर और अजमेर से जो भी लोग पास किए होंगे, सबके साथ को कहीं ना कहीं आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ाने के क्रम में जुड़े रहे। उसमें एक होता क्या है कि सीनियर होने के नाते मेरे पास इंक्वायरी आती है, इंक्वायरीज, उस इंक्वायरीज में एक आदमी आएगा कि जी मुझे आरएएस का प्री का तैयारी करना है, आप मुझे बताइए। कोई दूसरा आएगा, जी आरएएस का प्री मेरा हो गया है, मेंस की तैयारी करना है, आप मुझे बताइए। एक तीसरा आदमी आएगा कि जी मैं आरएएस मेंस क्वालिफाई कर गया हूं, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करना है, मुझे आप थोड़ा हेल्प करिए। अब सोच देखो, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ कि जब भी दिल्ली में हमारे यहाँ कोई इस तरह की इंक्वायरी आती है, आईएएस प्री, आरएएस प्री, बीपीएससी प्री, यूपीपीसीएस प्री, हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने जो हमारे साथ के लोग हैं उनको दे देते हैं, ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, वो आपको डिटेल बता देंगे। ज्यादा अब उतना उस तरह का झील नहीं रह गया अपने साथ। लेकिन उसमें मेंस वाला आता है, जरूर हम उसको बुक बता देंगे, आरएएस में ये सारे सेक्शंस है, इस किताब को आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, आरएएस का इकोनॉमी का ही ले ले, इकोनॉमी का प्री का हम सुझा देंगे, सिलेबस सुझा करके उसको बता देंगे भाई इस तरह मेंस का
बता देंगे उसको, मेल्स वाले को हमने सिलेबस जरूर बता दिया। लेकिन आज अगर मुझे, जैसे ललित जी ने कहा कि सर ये आरएस इंटरव्यू वाले लोग हैं, अभी कहीं कुछ ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो इनको थोड़ा कुछ गाइड कर दीजिए। हमने मना नहीं किया, बिल्कुल मना नहीं किया, और हमें आपके साथ हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा। होता क्या है, ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप आरएस, अब जब आप इंटरव्यू के लिए अजमेर जाएंगे, तो उस इंटरव्यू रूम के बाहर जब तक आप हैं, वो अंदर में जो 4-5 लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, गेट्स जैसे इंटर करेंगे, तो इंटर करते समय उनके मन में आपके प्रति ऑलरेडी रिस्पेक्टेबिलिटी है, ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेबिलिटी आपके प्रति उनके मन में है। क्यों? क्योंकि आप प्री पास किए हुए, आप मेंस पास किए हुए, इतने डिफिकल्ट एग्जाम पास करके अब आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, और एक बार में अब आपका चयन, एक जो सिलेक्शन है वो एक्सीडेंट नहीं है। सिलेक्शन नहीं होना एक्सीडेंट होगा। सिलेक्शन तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90% आप अधिकारी बन चुके हैं, और वहां पे इंटरव्यू बोर्ड में जब जाएंगे तो अधिकारी के रूप में आपका सारा वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, वो सारा एक ब्यूरोक्रेट के रूप में होगा, सारा एक अधिकारी के रूप में होगा। वहां पे ये नहीं होगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड, एक पुलिस प्रशासन से फ्रस्ट्रेटेड एक व्यक्ति हैं, या सरकार से आप बिल्कुल नाराज आप लोग हैं, उस रूप में आप इंटरव्यू नहीं देंगे। आप ऑलरेडी 90% आप सेलेक्ट हो चुके हैं, एक अधिकारी के रूप में आपका होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बोर्ड में जो 4 लोग हैं वो आपके प्रति पॉजिटिव माइंडेड हैं। अब आप उसके गेट से अंदर जा करके, वहां पे खड़े होकर के, उनको विश करके, कुछ चेयर पर बैठना, अपना हाथ को जैसे करना है वैसे, ठीक है, और उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया। अब यहां से 3 स्थिति क्रिएट होगी, और वो तीनों के तीनों आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उनके प्रति तो आपके मन में रिस्पेक्टिविटी ऑलरेडी है, आप जो उनके साथ व्यवहार करेंगे उसके साथ आपका जो ये रिस्पेक्टिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा, वो डिग्रेड होगा या वो अपग्रेड होगा। डिग्रेड का, मेंटेन का मतलब होता है कि एवरेज मार्क्स वो दे देंगे, ठीक है, अराउंड 50-60% मार्क्स आपको दे देंगे वो, 60% के आसपास, और फिर जो मेंस में जो मार्क्स आया हो, ये मार्क्स जुड़ करके आप क्वालिफाई हो सके तो हो जाए। आपको उन्होंने क्वालिफाई कराने के लिए उन्होंने कोई एफर्ट, माने आपका जो इंप्रेशन उनके मन में था वो मेंटेन रहा जस्ट। दूसरे एक सेकंड केस आएगा डिग्रेड होना। आपने वहां पर जाकर के कुछ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा कुछ इनडिसेंट व्यवहार किया, आपने ऐसा एरोगेंस शो किया उनके प्रति, ठीक है, आपने कोई ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, आप सारा गेस किए जा रहे हैं। गेस करना एक तरह से, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, आप क्लास में जाकर के बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो बताओ कि अशोक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे को नहीं आता है और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देता है, तो आपके मन में उस बच्चे के प्रति कैसा भाव आता है, यहां से सेंस करके देखो। तो गेस करना बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से सुसाइडल है, आप मत गेस करिए। बोर्ड वाले कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका वो जानता है, ऑलमोस्ट वो जानते हैं उसका आंसर। आप वहां पे तो दूसरी एक आता है कि आपने क्या किया, उनके साथ कोई इनडिसेंट बिहेवियर किया, उनके साथ आपने आर्गुमेंट किया, ठीक है, आपका जो अपीयरेंस है वो ठीक नहीं है। आप पता चला कि किसी क्वेश्चन आंसर में आप उनके साथ आर्गुमेंट में चले गए, आप क्वेश्चन का गेस कर रहे हैं, तो ये सारी बातों से आप वो सारी बात बोल गए जो कि वहां उस 15-20 मिनट में बोलने के लिए नहीं था। पता चला कि आपसे पूछा गया कि आजकल मीडिया की स्थिति तो बहुत खराब है, आपको क्या लगता है, माने आप किसको पसंद करते हैं, आप बोलते हैं रवीश कुमार, आप बोलते हैं अर्नब गोस्वामी, आप बोल देते हैं, माने इस तरह से एक्सट्रीम सब बोलते हैं। तो ये वो नहीं होता है, आपको वहां पे बोलने की जरूरत है कि मैं अच्छाई को, मैं टू द पॉइंट एनालिसिस को वहां से, मुझे कभी रवीश कुमार भी अच्छे लगते हैं, कभी मुझे अर्नब गोस्वामी भी अच्छे लगते हैं, कभी मुझे सुधीर चौधरी भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं जो उनका, हर आदमी की अपनी विशेषताएं होती है। अब पता चला कि आप अगर इस लाइन के हैं कि रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, इस क्लास को आप पसंद करते हैं। उन्होंने पूछा कि सुधीर चौधरी को नहीं जानते, नहीं सर मैं नहीं जानता, अर्नब गोस्वामी नहीं जानते, मैं नहीं जानता। तो ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है कि वो आपको वहां पे आपका आंसर, वे ऑफ आंसर अलग हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, बोर्ड के सामने वो क्या करेंगे, फिर वो आपको डिग्रेड कर देंगे। जो उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्टिविटी था वो आपने खो दिया, और आपको वो 50% से कम मार्क्स दे देंगे, या इतना कम मार्क्स दे देंगे जिससे कि आप किसी भी हाल में, इवन मेंस का मार्क्स बहुत अच्छा हो तब भी आप क्वालिफाई न कर सके। तो इसको डिग्रेड होता है। और तीसरा होता है, फिर जो थर्ड पार्ट है वो है कि अपग्रेड होना। अपग्रेड होने में आपका प्रेजेंस बिल्कुल डिसेंट है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जो कोई क्वेश्चन गेस नहीं कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं आता है, आप सॉरी बोलते हैं, ठीक है, आप फिर आता है कि भाई उनके साथ कोई मान लीजिए आपने सही बोला, वो गलत बोले, आपने तुरंत विड्रॉ किया, हाँ सॉरी सर आई विल चेक, मैं इसको चेक कर लूंगा, आपने इस तरह से किया, उनके साथ आर्गुमेंट नहीं किया,
कि नहीं सर आप गूगल में चेक कर लीजिए, मेरा इसका ये सही आंसर है। आप उनको हरा करके कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। हारने से आप उनसे, मान लीजिए वो सिचुएशन उनका सिचुएशन है, उस सिचुएशन में उनके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वो थोड़ी देर में रियलाइज कर जाएंगे कि आपका सही था, ऐसा नहीं था कि उनको रियलाइज नहीं होगा, वो रियलाइज कर जाएंगे। तो आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। उनके साथ इनडिसेंट बिहेवियर, उनके साथ कोई उसमें जाकर के गलत आंसर देना, आप सॉरी बोल करके आप उनसे पूछ सकते हैं, परमिशन लेकर के गेस कर सकते हैं। आपको लगता है कि आधा आधा गेस मेरा सही हो सकता है, आप परमिशन ले लें कि क्या मैं सर इसको गेस कर सकता हूँ। अगर वो जरूरी होगा तो आप परमिशन देंगे, आप गेस करिए, नहीं जरूरी होगा आप विड्रॉ, अगर वो मना कर देंगे नहीं कोई बात नहीं, आप दूसरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से उनको लेकर के, और फिर वही आता है कि जो अपग्रेड होने के लिए हमने यही कहा कि उस पूरे डिस्कशन के दौरान कुछ क्वेश्चन का आपने ऐसा जवाब दिया जिससे कि, जैसे कहा जाता है ना कि 3 ही सिचुएशन होता है डिस्कशन का, या तो आप हारिए, या तो उनको हराइए, या तो आप उनके साथ बराबरी मत करिए। हराने का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ प्रश्नों का जवाब ऐसा दिया, जैसे राजस्थान में अभी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा था, उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने इतने अच्छे जवाब दिए कि उन्होंने कहा कि हाँ दिस कैंडिडेट इज अवेयर अबाउट व्हाटएवर हैपनिंग, ठीक है, व्हाटएवर हैपनिंग इन राजस्थान या व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड, ठीक है, हिज अपीयरेंस, हिज और हर अपीयरेंस, माने उसकी उपस्थिति के आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सबके बारे में ये जागरूक है। तो उनको इस तरीके, तो 3 सिचुएशन होता है इंटरव्यू का, डिग्रेड होना, मेंटेन रखना और अपग्रेड होना, ठीक है। मेंटेन रखने की कोशिश, अगर अपग्रेड नहीं हो सकता हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेट्स अलाउ मेंस टू प्ले देयर रोल इन योर सिलेक्शन। अब उसमें मेंटेन तभी रहता है कि आप अच्छे से अपना गए, वहां पे विश किया उनको, बैठे, जो क्वेश्चन का जवाब आया, अगर मान लीजिए 60% क्वेश्चन यस में, 40% क्वेश्चन नो में, सर सॉरी सर, कई क्वेश्चन का जवाब सॉरी हो सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने दिया कोई, लेकिन ये हुआ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें नहीं हुई, वो मेंटेन रखेंगे, वो अराउंड 60% के आसपास मार्क्स आपको दे देंगे। लेकिन अपग्रेड होने के लिए जरूरी है मेजॉरिटी ऑफ यस आया और कुछ क्वेश्चन का जवाब ऐसा आया जो कि आपने बिल्कुल, उसमें उन्होंने इस तरीके से एनालिसिस कर दिया, जैसे कमला हैरिस का केस है। तो जो बिडेन तो ऑलरेडी पॉइंट वाइज डोनाल्ड ट्रंप से काफी लीड कर रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के, सोचो कितना बड़ा, ये कमला हैरिस को सिलेक्शन करके, जो कमला हैरिस का जो पिताजी हैं वो जमैकन के हैं, वो ब्लैक है, उनकी मदर है इंडियन है, और इंडिया के लोग ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन, करीब 13 लाख लोग इंडियन है वहां पे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के कारण जो कुछ रिपब्लिकन की तरफ जाने वाले थे, कमला हैरिस के कारण वो सारे इंडियन, ठीक है, इसके डेमोक्रेट्स की तरफ चले जाएंगे। सारे जो ब्लैक्स हैं, आप जानते हैं कि ब्लैक्स अपराइजिंग वहां पे काफी अनरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो जो बिडेन ने कमला हैरिस को लेकर के ब्लैक को भी अपने साथ जोड़ लिया, इंडियन ओरिजिन या जो एशियन जो लोग हैं मेजोरिटी, उनको अपने साथ जोड़ लिया, प्लस उनका जो वहां पे अमेरिका में जो अमेरिकन है उनके बीच में। तो आप एक अच्छा एनालिसिस देकर के सिचुएशन को इंडिया के लिए बेनिफिट में जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस है, वो उनकी मदर, उनके सारे रिलेटिव अभी भी इंडिया में रहते हैं। तो इससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया को अपने जो भी चाइना के अगेंस्ट या जो भी वर्ल्ड जो विश्व में स्तर पे जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसमें इंडिया को अपना रोल, अमेरिका के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी। तो फिर वही बात है कि मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक बात ध्यान रखिए, आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी हो रही है वो 2 चीज के लिए हो रही है, आइदर मेंटेन रखना या अपग्रेड करना। कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो सिचुएशन उनका है, जो वो बोले वो हमेशा सही है, उनको करेक्ट करने की कोशिश ना की जाए। और जो उनको जैसे कोई चीज ऐसा बातचीत में लगता है उन्होंने कुछ गलत ही बोल दिया, आप उसको यस बोल करके और उसके साथ कैरियर करें। ये मेरी तरफ से था। और बाकी तो टॉपिक पे आएंगे तो कई सारे, आप जैसा ऐसा कहेंगे वैसा करेंगे। अब आप बताइए, क्वेश्चन पूछिए हमसे, क्वेश्चन पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर शिक्षा विभाग में मैं कार्यरत हूँ तो वो मुझसे पूछ सकते हैं शिक्षा विभाग से प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? देखो, शिक्षा विभाग के बारे में, एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको कितनी सारी चीजों की तैयारी करके रखनी चाहिए। देखो बता रहा हूँ, एक फर्स्ट ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हर कुछ आपको जानना चाहिए। जैसे आ रहा है ना कि अभी के टाइम पे मान लो आ रहा है 5+3+3+4 अब प्लस, तो इसका क्या है? तो ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बातों में। दूसरा, आप जानते हो आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 2010 से लागू है, आर्टिकल 21A, ठीक है। इस 21A की सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। उसके बाद आपके स्कूल से रिलेटेड, आपके स्कूल में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वे सारे को, और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा
अभी आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे कि आके यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों आना चाहती हैं, बता रहा हूँ। यहाँ पे एक तीसरा और आया कि आपके इस स्कूल में किस किस तरह की समस्याएं हैं, क्या आप उसको कैसे हल करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो इससे ये पता चलेगा कि आप कितना इन्वॉल्व होकर के आप अपने स्कूल के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन तो एकदम से जान के चलेंगे। एनईपी, राइट टू एजुकेशन, आपके स्कूल, और उसमें आजकल जो चल रहा है ई लर्निंग के बेनिफिट्स और ई लर्निंग के चैलेंजेस, ठीक है, ये दोनों चीज आता है। और उसके बाद आता है कि आप इसमें क्यों आना चाहती हैं। एजुकेशन में तो आप ऑलरेडी हैं, यहाँ पे क्यों आना चाहती हैं। तो इसमें देखो क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ये सिविल, जैसे आरएएस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, तो इसका एक तो होता है कि वहां से इसका कार्य का दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें इंक्लूडिंग एजुकेशन, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी के रूप में आप, इसके कार्य का दायरा व्यापक है। इसमें एजुकेशन भी, एक टीचर के रूप में मैं केवल एक स्कूल में बच्चों को मार्गदर्शन करती हूँ, उनका करियर बिल्डिंग की कोशिश करती हूँ। एक बीए, एक आरएएस अधिकारी के रूप में मैं अपने पूरे क्षेत्र के सारे स्कूल के बच्चों के बीच में अपना जो कैपेबिलिटी है, जो एक्सपीरियंस है, उसको यूज करके वहां पे इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में मदद कर सकती हूँ। क्या इसमें हमने कहा, एक अभी मैं एक स्कूल में जो बच्चे हैं, सिर्फ उनका एक आरएएस के अधिकारी के रूप में अपने क्षेत्र के सारे स्कूल के सारे बच्चों के कैरियर बिल्डिंग, उनके भविष्य को अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर उनको अच्छा करने में मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, इनके अलावा वहां से और भी कई सारे इसके जो एसडीएम के रूप में जा रहे हैं, और भी कई सारे रोल हैं। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मेरी भूमिका है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग मैं अच्छे से कर सकती हूँ। ये सारे विमेन, जो उस एरिया के विमेन है, मैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में काम कर सकती हूँ, उनको इम्पावर्ड करने में, ठीक है, उनके लिए जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट उनके पास तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ और कुछ इसमें से कुछ अगर है तो। हेलो सर, एक मेरी हॉबीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक्चुअली सर मेरी हॉबी तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन जैसे अगर कुकिंग बताई जाए तो, या कुछ देखो, और। कई बार बोर्ड क्या करता है कि कुकिंग को लड़कियों का हॉबी नहीं मानता है। बोर्ड के अनुसार ये होता है, तो कुकिंग तो इंडियन परंपरा में जाएंगे, राजस्थान की परंपरा में जाएंगे, तो कुकिंग तो एक लेडी की ड्यूटी है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को खाना बना के खिलाना, ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है। तो बोर्ड कई बार इसको हॉबी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। अब लेकिन फिर आप यहाँ पे वो बोलेंगे इस बात को, जैसे आपने कहा कि कुकिंग, सर कुकिंग मेरा हॉबी है, तो कहेंगे नहीं, कुकिंग आपका हॉबी नहीं हो सकता, ये तो आपकी ड्यूटी है। और ड्यूटी और हॉबी में डिफरेंस होता है, ठीक है। कोई मान लो आप कोई ऐसा है, टीचर है, साइकिल से स्कूल जाता है, अब वो कहे कि साइकिलिंग मेरी हॉबी है, वो साइकिलिंग हॉबी नहीं हो सकती, वो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपको वहां पर इस बात को बोल करके और उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक देना पड़ेगा कि नहीं मां से, ठीक है, मैं खाना तो बनाती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हेल्प भी है, डोमेस्टिक हेल्प भी है, मेरी सास भी कई बार कंट्रीब्यूट करती है, मेरे आपको जो भी एबीसीडी है वो कंट्रीब्यूट करती है। मुझे जब भी अपने स्कूलिंग से या जो भी अपने जॉब से टाइम मिलता है, तो मैं कुछ अलग बनाती हूँ, मुझे कुछ अलग बना करके मैंने एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके लिए आप जाकर के कई सारे जो इसके क्लासेज चल रहे हैं, ये कई सारे यूट्यूब वगैरह पे है, तो 2-4 इस तरह की चीजों को आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि भाई दाल बाटी चूरमा बनाती हूँ, या राजस्थान में ऐसी कोई बात जो कॉमन है वो करती हूँ, वो नहीं, तो आप कुछ अलग बनाती है। जैसे सबसे अच्छा, हमने एक जगह किसी से बात हो रही तो हमने कहा कि चलो मैं रसगुल्ला बनाती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रसगुल्ला एक पॉजिटिव वर्ड है, एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। वहां से जब भी मुझे टाइम मिला है, मैं घर में रसगुल्ला बनाती हूँ। अब रसगुल्ला बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, अब उसका इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, इस सिचुएशन को वो इंटरेस्टिंग बनाए। वहां से मैं कुछ और इस तरह की चीजें हैं तो थोड़ा हटके, अगर तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वहां से ये ड्यूटी है। निश्चित रूप से मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन मुझे कई बार एक्सपेरिमेंटेशन में अच्छा लगता है, यहाँ पे प्रयोग करने में अच्छा लगता है, और उस प्रोसेस में कई सारी चीजों को मैंने पीछे आइटम एक्सपेरिमेंट किया है और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुकिंग जैसे ही हॉबी बोलेंगी, इस पे प्रश्न की झड़ी लग सकती है। इस कुकिंग का जो आपका हॉबी है, उसका एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में क्या यूज होगा, मिड डे मील स्कीम क्या है, उसके मिड डे मील स्कीम में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड क्या है,
कुपोषण की समस्या राजस्थान में आप किस तरह से पाती हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। आप कुछ परंपरागत ऐसे जो सीरियल्स का नाम बताइए, खाने का नाम बताइए, जिससे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदमी को प्राप्त हो सके, ऐसे प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी, ध्यान रखिए। ये भी क्वेश्चन आएगा, आप कौन सा बर्तन इस्तेमाल करती है, एल्युमिनियम का बर्तन क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आप जो एनर्जी सोर्सेज है, गैस यूज करती है, तो हाँ गैस यूज करती है, उसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, या क्या है, किस चीज को यूज करती है, ये सब बातें। सरकार की कोई योजना है क्या इसके लिए, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप पूरे कुकिंग का, वही हमने शुरू से आपको कहा कि कुकिंग के जितने भी हेडिंग कुकिंग लिखिए, और उससे जितने सारे क्या चीज आप स्पेशल बनाती हैं वो, और फिर उससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर आपके पास रहना चाहिए। लेकिन पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर तो मिल जाता है। नेक्स्ट। सर मुझे ये सवाल पूछना था कि जैसे आई एम मैरिड इन राजस्थान रिसेंटली, हाँ, तो जैसे एज एन आउटसाइडर मेरे से क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, तो उस तरीके से क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है? देखो ऐसा, इसमें जैसे अभी राजस्थान में एक तो राजस्थान के साथ एक गड़बड़ी ये है कि जो राजस्थान बाहर के लोगों को मार्क्स कम देता है। बाकी ये दिक्कत दूसरे किसी स्टेट में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक दिक्कत है। तो आपको तो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने ये राजस्थान के साथ ये अपना इंक्लिनेशन शो करना पड़ेगा। कौन सा जिला है राजस्थान हरियाणा में आपका? कुरुक्षेत्र सर। अच्छा, तो अब ये जैसा होता है ना, मान लो हिसार उसार होता है, हिसार का होता है, जैसे ये यहाँ पे रोहतक के पास, हिसार के पास होता, तो सब बॉर्डर मिलता जुलता है। तो आपको किसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि वहां से दोनों का कल्चर एक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछेंगे, कुछ हरियाणा के बारे में पूछ देंगे, कितने जिले हैं, वो जनरली आ जाएंगे। तो राजस्थान के बारे में आप कितना जानती है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने सब डिवीजन है, ठीक है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, राजस्थान के किसी पर्टिकुलर महिला मंत्रियों का नाम बताइए। माने वो ये टेस्ट करना चाहेंगे कि केवल ये जॉब करने राजस्थान आ रही है या राजस्थान में इनका कोई इंटरेस्ट भी है, ठीक है। राजस्थान के कल्चर के बारे में कुछ पूछ देंगे। तो वैसे भी इंटरव्यू की तैयारी की प्रक्रिया में आप बहुत सारे कोई राजस्थान का जो स्पेशल किताब है उसकी बहुत सारी छोटे राजस्थान के कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, राजस्थान की कौन सी विशेषता आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, इस तरह की बातें। तो आप कॉमन कुछ बोल सकती हो कि दोनों का वहां से कल्चर डिफरेंट नहीं है, जो लोग यहाँ हैं वो लोग वहाँ हैं, दोनों का एक ही तरह का कल्चर है। और अदरवाइज मैं राजस्थान को काफी अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, तो ये पूछेंगे। तो और उसके लिए फिर राजस्थान को बहुत अच्छे से जानती हूँ और पूछ देंगे कि राजस्थान में कितने विधानसभा की सीटें हैं, और आपको अगर याद नहीं होगा तो फंस जाओगे फिर। ओके सर, ठीक है। तो वहां पे आपको जानना होगा राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है सर, एक सवाल हो रहा है कि जैसे मेरा मीडियम मेंस में इंग्लिश रहा है, तो इंटरव्यू में जो लैंग्वेज मीडियम है वो उसको बाइलिंगुअल होता है, कर सकते हैं, या किस तरह कंफर्टेबल रहता है हमारे? देखो इसका दो चीजें हैं। राजस्थान के पूरा शासन हिंदी में चलता है, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्लीट सारे डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है राजस्थान के। तो आपको इसका बहुत अच्छा रिप्लाई ये होता है कि आप शुरू करोगे हिंदी से और बीच बीच में आप 2-1 सेंटेंस इंग्लिश यूज करोगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप निश्चित रूप से बड़े फ्लुएंटली बड़ा अच्छा सेंटेंस फॉर्म करोगे। तो आप हिंदी शुरू करोगे, बीच बीच में 2-1 इंग्लिश पूछोगे, इंग्लिश यूज करोगे। उससे क्या होगा कि जो बोर्ड मेंबर्स होंगे अगर वो इस चीज को पकड़ेंगे कि आपका इंग्लिश अच्छा है, तो अगर वो जब आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब देंगे। लेकिन अगर जब जितने देर तक वो हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे सारा जवाब आपका हिंदी में होगा, और इंग्लिश आप बीच में एक आध सेंटेंस यूज कर सकती हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड हिंदी में क्वेश्चन पूछे और आप इंग्लिश में जवाब दो, ऐसा नहीं होगा। ओके सर, डेप्थ में मीडियम ऑफ इंटरव्यू पहले से फिक्स नहीं करते जैसे यूपीएससी में होता है? ना ऐसा नहीं है, राजस्थान में ऐसा नहीं होता। राजस्थान में 90% लोग जो इंटरव्यू देने जाएंगे वेल वर्ड। अब राजस्थान में मैंने एक ही कीवर्ड आपको बताया कि राजस्थान का सारा काम हिंदी में होता है। जब सारा काम ही, अब अशोक गहलोत से मीटिंग आपकी होगी तो कितना इंग्लिश जानते हैं अशोक गहलोत? जी सर, ठीक है, आप खुद ही सोच के देखो। राइट सर, ठीक है। सर लास्ट सवाल है कि हॉबी जैसे मान लो कोई खास नहीं है, म्यूजिक है वो भी हल्का फुल्का, ऐसे नहीं है कि बहुत सारा ऐसा कुछ क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसके ऊपर जैसे स्पेसिफिकली कुछ क्या प्रिपेयर किया जा सकता है? नहीं तो टाइम तो है ना आपके पास, मान लो म्यूजिक, जैसे म्यूजिक सुनना आपका हॉबी है, ये बता दीजिए ना, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो लिसनिंग ऑफ म्यूजिक है तो आप 2-1 गाने तो कम से कम उसको सेलेक्ट कर लो। जैसे रेशमा का ही, अब मान लो राजस्थान का इंटरव्यू देने जा रही हो तो रेशमा का जो गाना है, ठीक है, रेशमा राजस्थान की रही हुई है, आप जानती हैं,
तो जी, उनके जो लव स्टोरी पिक्चर में जो गाना था, ठीक है, तो उस गाने को ही जैसे आपने वो कर लिया, पिक कर लिया। मुझे सारे इस तरह के गाने अच्छे, चाहे जो कोई जरूरी नहीं है कि वही ओके। रेशमा का गाना ही, जिसका गाना भी अच्छा लगे, लेकिन जब वो गाना आप चुन लें कि कौन, कुछ गाने बताइए जो आपको बहुत पसंद हो, किसके गाने आपको पसंद है, जो ठीक है। बताओगे गाने, उस गाने को किसने गाया, किस फिल्म का है, किस एक्टर के ऊपर, एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर उसको फिल्माया गया, उसका म्यूजिशियन कौन है, गाने को लिखा कौन है, ठीक है, ये सब बात आपको याद रहनी चाहिए। ओके सर, ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर। और इसकी तैयारी की जा सकती है, एक बार ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि राइट इसकी सर, तैयारी आप नहीं कर सकते। ठीक है, कोशिश करती हूँ सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट। अब कोई क्वेश्चन नहीं? नमस्कार सर। जी सर मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ वर्ष 2000 से। हम्म। तो प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, इसका आंसर, और एक इतने साल बाद 20 साल हो गए सर, इनका क्या? देखो, इसका बेस्ट आंसर होता है क्या, इसका बेस्ट आंसर है डिपार्टमेंटल प्रमोशन में हो सकता है कि एसडीएम एसडीओ बनने में आपको अभी और कितना टाइम लगेगा? नहीं सर, ग्राम विकास अधिकारी 3rd ग्रेड की पोस्ट है सर राजस्थान में, पंचायत सेक्रेटरी। तो कम से कम 20 साल लग जाएगा ना? हाँ जी सर, फर्स्ट प्रमोशन में 20 साल, अभी भी 20 साल हो गए, नहीं हुआ। हाँ जी नहीं हुआ। तो देखिए, डिपार्टमेंटल प्रमोशन में 20 साल लगेंगे सर, और एग्जाम के थ्रू प्रमोशन में वहां से कुछ महीने में प्रमोशन हो जाएगा। जी सर। जीवन का 20 साल बचाने के लिए हमने तैयारी करी है। अभी तो 20 साल चले गए ना सर, 20। हाँ ठीक है, मैंने अपना वही बात है कि दो बातें होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, और एग्जाम प्रमोशन बहुत छोटा प्रमोशन, छोटा तरीका है प्रमोशन पाने का। तो वहां से मैं, ठीक है, अपने जीवन के बहुमूल्य समय बचाने के लिए, एग्जाम के थ्रू प्रमोशन पाने के लिए आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। ठीक सर, प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? ये आपको समझ गए, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका कोई सब्जेक्टिव आंसर नहीं होता है, इसका यही आंसर होता है। आप और ये सच्चाई भी है कि आप इसलिए एग्जाम आपने दिया कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन का जो डिले है वो खत्म हो जाए। आपने एग्जाम भी इसीलिए दिया है कि आपका एग्जाम के थ्रू जल्दी प्रमोशन हो जाए। जी सर। तो उसमें उसका रिप्लाई यही होता है कि एग्जाम के थ्रू प्रमोशन वहां से बहुत आसान है, मैंने कम टाइम टेकिंग है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत टाइम टेकिंग है। तो मेरी कोशिश ये है कि एग्जाम के थ्रू ही मेरा प्रमोशन हो जाए। ठीक है, एक ये। अब दूसरा चीज है कि भाई आप इसमें क्या, तो यहाँ पे तो दो बातें हैं कि एसडीएम का रोल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और अपना रोल आपको पता ही है कि आप, मेरा काम वहां से सिर्फ ये है, और इस एक्सपीरियंस को यूज करके अगर मैं एसडीएम के रूप में काम करूंगा तो ये एक्सपीरियंस से मैं बड़े दायरे को कवर कर सकता हूँ, बड़े दायरे में अपनी क्षमता का, अपने अनुभव का उपयोग कर सकता हूँ। और वो जो एसडीएम के कार्य हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, गवर्नमेंट स्कीम्स को का इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी के रूप में काम करना, एजुकेशनल सिस्टम है उसको मॉनिटर करना। तो जो भी एक्सपीरियंस मुझे आरटीओ के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस के साथ मैं व्यापक दायरे में अपनी क्षमता का उपयोग करके और राज्य के विकास में भागीदारी कर सकता हूँ। और उसमें वो 5-6 पॉइंट्स है जो एकदम जुबान पर रहने चाहिए। जी सर। एक सर मेरा एक और क्वेश्चन सर, पंचायती राज से मैं सर्विस कर रहा हूं मैं, तो पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत होंगे क्वेश्चन पंचायती राज से, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन हुआ कि इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस का आपको कहाँ रूट पाता है, कहाँ पाते हैं सेल्फ गवर्नेंस का, तो आपको बताना होगा ना कि आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 से संविधान निर्माताओं ने ही इसका प्रोविजन किया हुआ है। या उधर पीछे जाएंगे तो अंग्रेजों के टाइम पे भी सेल्फ गवर्नेंस का प्रोविजन रहा है। जी सर। रिपन के टाइम पे, किसमें रहा था? रिपन के टाइम पे रहा था। हाँ, रिपन के टाइम, जी सर। हाँ, रिपन के टाइम पे रहा। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आर्टिकल 40 में इसका प्रोविजन है। फिर उसके बाद में नागौर में सबसे इंपॉर्टेंट नागौर का है, कहाँ पे हुआ था, नागौर में 1959 में। उसके बाद क्या रहा, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, वो लागू नहीं हो पाया, ठीक है, 64th के रूप में। फिर जाएंगे तो 93rd, ये 93rd में कौन सा था, 73rd 74th अमेंडमेंट, हाँ जी 73rd 74th अमेंडमेंट। और उसके बाद आपको आर्टिकल 243 का सारा पॉइंट्स याद रहना चाहिए। ठीक सर। भाई जो पंचायत सिस्टम है, 15th फाइनेंस कमीशन से पंचायतों को कितना पैसा का प्रोविजन किया गया है, ठीक है सर,
ठीक है, ठीक नगर जो अर्बन बॉडीज हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस है, पंचायतों को पैसा कहाँ से आता है, क्या क्या सोर्सेज उसके हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या मीनिंग है। तो आपके लिए कीवर्ड यही हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और प्लस लीगल डेवलपमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आर्टिकल 243 के सारे आर्टिकल एकदम तोते की तरह आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी चीज पर वो पता नहीं कौन सा चीज उन्होंने अपने गांव में देखा होगा, उस चीज को आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे। आर्टिकल 243 का प्रोविजन नंबर 5 क्या है, प्रोविजन नंबर 6 क्या है, प्रोविजन नंबर 7 क्या है, विमेन रिजर्वेशन किस प्रोविजन के थ्रू दिया हुआ है, कितना विमेन, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा इसमें आता है कि जैसे एक पंचायत पति वाला जो कंसेप्ट आता है, जो लड़की है उसको चुनाव जीतती है लेकिन वो नहीं आती है, आप परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। तो इस तरह से पूरा आपको अपना पोस्ट रिलेटेड बिल्कुल उसमें वो एकदम मैंने 5 से 7 मिनट वहां रहेंगे वो, उसको जब उसी पोस्ट को आप ठीक से नहीं जानते हैं तो एसडीएम के रूप में क्या आप काम करेंगे। जी सर। तो इसलिए आपको अपने पंचायती राज सिस्टम का एकेडमिक, व्यवहारिक और प्लस पंचायत, अभी राजस्थान में कितने बार पंचायत का चुनाव हुआ? 2 बार हुआ है, 2 चरणों में हो चुका है सर। मैंने 2 बार हुआ है ना, 5-5 साल। 2 चरणों में हुआ इस बार। हाँ जी, 2 चरण हो चुके हैं। 5000 ग्राम पंचायतों। राजस्थान में पहली बार चुनाव 2009 में हुआ था। कैसे सर? राजस्थान में पहली बार चुनाव 90 ये जो 73rd अमेंडमेंट है उसके बाद पहली बार चुनाव 2009 में हुआ। नहीं 2000 में सर। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में पंचायती चुनाव अभी तक कितनी बार हुए? 1 2 3 4 5 6 बार। तो अब हो गया ना, तो क्वेश्चन को इस तरह से कंफ्यूजिंग आंसर नहीं होना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर। आंसर होना चाहिए कि 93 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक राजस्थान में 25 साल हो गया। 1995 से जब नोटिफाइड है तो 1995 से लेकर के अभी तक राजस्थान में पंचायत का चुनाव, पंचायत का पूरा स्ट्रक्चर आपको जुबान पे एकदम क्लियर रहना चाहिए। जी सर। आपको सिर्फ उतना ही नहीं पता होना चाहिए जो पंचायत के अधिकारी के रूप में आपके रोल है, क्योंकि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं ना, तो एसडीएम का मतलब ये हुआ एक क्लर्क सिर्फ उतना ही जानता है जितना कि उसका काम है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ उतना ही नहीं जानता है जितना उसका काम है, उसके पास बाकी चीजों को भी जानता है। जी सर, ठीक है। तो ये सारा एक क्वेश्चन सर, हिस्ट्री का प्रशासन में यूज सर? नहीं, हिस्ट्री का देखिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री का, और आपसे तो नहीं आएगा कि हिस्ट्री का प्रशासन में क्या उपयोग नहीं। एमए हिस्ट्री हूं सर मैं। हाँ तो आप यहाँ पे सॉरी बोल, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट अगर आता है क्योंकि 2000 की बात है तो आप सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि पुरानी गलतियों के बारे में, जैसे कहा जाता है ना कि पुरानी गलतियों को जान करके, पुरानी गलतियों से सीख लेकर के आगे का रास्ता तय करने में इतिहास मदद करता है। अच्छा, इतिहास हमें यही सिखाता है ना, पुरानी गलतियों के बारे में जानकारी देता है, पुराने अच्छाइयों के बारे में जानकारी देता है। तो पुराने जो अनुभव गलतियां हैं उसको जानना, उसको सीखना, जिससे कि आगे उस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। जी सर। मतलब इस तरह से बाकी तो फैक्ट में जाएंगे, वो आपसे किसी में इतिहास के बारे में पूछेंगे, राजस्थान के इतिहास के कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगता है, आप कहेंगे सर मुझे मॉडर्न अच्छा लगता है, मुझे मेडिवल अच्छा लगता है, मुझे एंशिएंट अच्छा लगता है, तो उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे। तो उसके लिए बेस्ट उपाय ये होता है कि आप राजस्थान का जो हिस्ट्री का स्पेशल कोई बुक हो उसको, प्लस लूसेंट में जो हिस्ट्री है वो, ये दो चीज को जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाय द वे मान लीजिए 2-1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे गलती ना हो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं जैसे मेरी ग्रेजुएशन होगी तो मैं फॉर्म भरूंगा सर, तो उसमें जब वहाँ ग्रेजुएशन होगी तो ये आपके लिए नहीं है, ये तो मीटिंग आपके लिए नहीं है, ये मीटिंग उनके लिए है जो कि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये अलग से आपका सेशन होगा, उसमें आप पूछिएगा। ठीक है। और इंटरव्यू वाले? सर प्रणाम। जी प्रणाम जी। सर मैं ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, और यूं कहेंगे अगर आप एसडीएम बनते हो तो आपका क्या रोल रहेगा ट्राइबल क्षेत्र में? अच्छा, ठीक है। तो ये जैसे ट्राइबल वाला है, तो ट्राइबल का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आप जानते हैं क्या होता है? कहाँ ट्राइबल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है? हाँ सर। पहले तो ट्राइबल के बारे में, आप तो ट्राइबल क्षेत्र से हैं तो ट्राइबल के बारे में तो जानते ही होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ का प्रोविजन है। हाँ सर, पॉलिटिकल थोड़ी कमजोरी है मेरी। देखो ये तो जानना पड़ेगा ना, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में क्या डिफरेंस है। तो अनुसूची 5 और 6 दोनों ट्राइबल से रिलेटेड है, ठीक है।
उसी तरह से मान लीजिए जाएंगे 275, हाँ उसी सर। तरह से 371। जी सर। तो ये जहां जहां इसके जो जनजाति से रिलेटेड प्रोविजंस है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड जो रिजर्वेशन उनको दिया हुआ है, रिजर्वेशन वाले मुद्दे, ये सारे इशू तो आपको जानने पड़ेंगे ना। अबाउट ट्राइबल तो जाने, राजस्थान में कौन कौन सी ट्राइब्स, किस टाइप्स की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जी जी। राजस्थान में ट्राइबल्स के लिए कितनी सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी रिजर्व है, विधानसभा की सीटें कितनी रिजर्व है, ये पता है आपको? 3 और विधानसभा के लिए 4 है सर। हैं? लोकसभा के लिए 3 और हाँ, तो ये सारे, ये पूरे देश में ट्राइबल के लिए कितने सीटें रिजर्व हैं? जी जी सर। एक सर मेरा क्वेश्चन है, मेरी हॉबी जो स्पोर्ट्स है सर, स्पोर्ट्स में मेरी अच्छी है। अच्छा, तो दूसरा मैंने पहले वाले क्वेश्चन को पहले जान लीजिए। आपने कहा ना ट्राइबल का, तो जैसे ही ट्राइबल नाम आपके बायोडाटा में आएगा, कहीं पे क्वेश्चन में आएगा, तो ट्राइबल क्वेश्चन की झड़ी लगा देंगे आपसे। जी। राजस्थान सरकार की कोई योजना बताइए जो कि स्पेशली ट्राइबल्स के लिए है। ठीक है, ट्राइबल्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है, ट्राइबल्स महिलाओं की कौन कौन सी, इंडिया में इंडेंजर्ड ट्राइबल्स कौन कौन से हैं, अंडमान में कौन कौन सी ट्राइबल्स रहती हैं, ठीक है, वहां पे ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये सारे, जैसे ही ट्राइबल्स का नाम आएगा, आपको ट्राइबल्स का लाइन लगा देंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर 1। अब दूसरी बात है कि राजस्थान सरकार की ट्राइबल की कौन कौन सी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्राइबल्स की कौन कौन सी योजना है, ये सारी योजनाएं स्कीम्स होंगे, वो जानने होंगे। फिर आता है, तो एक अधिकारी के रूप में देखिए, आप आरएएस के अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपको पॉलिसी मेकिंग का राइट नहीं है। जो पॉलिसी ऑलरेडी गवर्नमेंट के है उसको ही आपको इंप्लीमेंट करना है। तो उस रूप में आपको सुझाव देना होगा कि महाशय, राजस्थान सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं को मैं ट्राइबल क्षेत्र में अधिकारी के रूप में उसको बड़ी इफेक्टिव तरीके से लागू करूंगा, जैसे कि विमेन एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, उनके इंपावरमेंट से लेकर के, इनकम सिक्योरिटी से लेकर के, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के, ठीक है, ये सारे मेल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने से लेकर के, अंधविश्वास की समस्या जो उनके साथ है उसको दूर करने से, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जागरूकता देने से लेकर के, ठीक है, बहुत सारी चीजों के बारे में उनको अवेयर आप करेंगे। जी सर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे थे? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते सर, मैं ये कह रहा था, मैं सर शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर, और अभी आपने इसका जवाब दे दिया था। मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि आप कौन से प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब वो क्या नाम, कार्य क्षेत्र बढ़ावा देना चाहते हैं, तो सर इसमें 2 तरह की पोस्टें होती है सर। एक तो लेखा सेवा होती है, एक प्रॉपर एसडीएम डिप्टी। तो सर फील्ड विजिट वाली और कार्य क्षेत्र वाली तो सर सीमित पोस्ट ही है। अगर आपका दूसरे पद पर चयन हो जाता है तो फिर क्या आप सर उत्तर दोगे? अगर नहीं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फर्स्ट तो प्रायोरिटी आप बेस्ट ही देंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो देंगे वहां से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी चुनौतियां होंगी, सब चुनौतियों को मैं उसको कर लूंगा। तो आपको तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो एसडीएम ही देना होगा ना, एसडीएम के बारे में ही बताना होगा। नहीं सर, अगर वो पूछ ले, अगर आपको ये अगर वो नहीं मिलती है पोस्ट प्रॉपर एसडीएम, और दूसरी जो है सामाजिक न्याय, महिला बाल कल्याण, तो वो भी मतलब वो उसका पे स्केल सेम है और उसका जो दायरा है वो भी व्यापक है नहीं, वो भी एक फील्ड है। मतलब जो सेवा है, जैसे शिक्षक के रूप में आप सेवा दे रहे हो वैसे ही आप उसमें भी सेवा दोगे, तो फिर क्या जवाब? नहीं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, शिक्षक के रूप में क्या होगा ना कि शिक्षक के रूप में आपका दायरा सीमित सिर्फ एक स्कूल तक है। जी सर। और उसमें पूरा एक आप, या तो जैसे विकास खंड है, ब्लॉक है, या अनुमंडल है, सब डिवीजन है, या कई सारे पोस्ट होते हैं जो जिला का पोस्ट होता है, जैसे जिला समाज कल्याण अधिकारी का पोस्ट होता है, जिला प्रोबेशन अधिकारी का पोस्ट होता है। आज हो सकता है वो पोस्ट छोटा हो, लेकिन बाद में प्रमोशन करके वो बड़ा पद हो जाएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट हो जाएगा। तो वहां से अभी जो मेरा सेवा है, ठीक है, पे स्केल सेम है, पैसा वहां से मैटर नहीं करता। अभी जो मेरा दायरा है वो सिर्फ एक स्कूल है, और स्कूल एक गाँव के स्कूल। लेकिन मुझे अगर इस तरह के पद मिलेंगे तो मेरा दायरा पूरा एक गांव से बढ़कर पूरा एक जिला हो जाएगा, और उस जिले में मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो मेहनत करने की क्षमता है, उसको यूज करके मैं पूरे जिले के विकास में भागीदारी कर सकता हूँ। ठीक है सर। और सर मेरे स्नातक में सर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस थे सर ग्रेजुएशन में। तो सर उससे सर मतलब क्या क्या सर तैयार कर ले, तो या फिर पूरा ही पढ़े एक बार, या देखो, एक बता, मैंने जो बताया, देखिए क्या होता है, ये आपसे 1-2 ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी ये बात फैक्ट से शुरू करते हैं, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे इंडियन का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे मान लीजिए इसी में है। जैसे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो भाई, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे घातक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस किसको मानते हैं, ठीक है, तो आपको इसका एकदम सीधा जवाब होना चाहिए। जैसे आता है वाटर पॉल्यूशन में, भाई बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, टीडीएस क्या है, वाटर प्योरिटी, आपके घर में जो कैंट का आरओ लगा हुआ है, वो आरओ में टीडीएस मेजर करता है, वो टीडीएस का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछेंगे वो। अब इसमें COP21 में क्या था भाई, उसको कब से इंप्लीमेंट होगा, अभी COP25 का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ज्योग्राफी वाले में। आजकल ये भी एक और बात है, हमेशा ध्यान रखना, अरे जैसे हम लोगों ने जो यहाँ पे जो देखा,
RAS के जो मेंबर्स हैं आज के डेट में, मेंबर्स का आपको उस पे वेबसाइट पे उनका फोटो, उनके बायोडाटा सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। एक बार उसको जरूर एनालाइज कर लीजिएगा, जिससे आप मिलने जा रहे हैं वो कैसे व्यक्ति हैं, उनकी सोच कैसी है। बहुत मददगार ये नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3-4 बार उनका फोटो देखे रहेंगे तो आपको इंटरव्यू देने जब जाएंगे और वही आदमी जब चेयरमैन के रूप में सामने बैठे मिलेंगे तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी रहेगा। और ये सोशल मीडिया पर हम लोग इसको, मैं भी अपनी तरफ से, चाहे ललित जी को मैं बोल दूंगा, ललित जी उसका सब उसको सर्च करके, उसको ढूंढ करके वो आपके सामने रखेंगे, जिससे कि फोटो 2-1 बार जरूर देख के जाइएगा। ऐसा नहीं होता किसी आदमी से मान लीजिए 2-1 बार मिले हैं, उससे दोबारा मिलने में आसानी रहती है, तो उसमें हो जाएगा। आपके लिए देखिए, जितने लोग सुन रहे हैं सबके लिए बता रहा हूँ, इसका भी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, एक लुसेंट का गाइड उठाइए, और लुसेंट के गाइड हर टॉपिक से जरूरी जुड़ा हुआ 20-25 पेज दिया हुआ है, उस 20-25 पेज को 10 बार पढ़ जाइए, जिससे कि कम से कम कोई फैक्चुअल गलती ना हो आपसे। अब मान लो पूछ दे आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, वो आपसे गलती हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई अशोक का कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में पाया गया, वो आपसे कालीबंगा कहाँ है ये आपसे पूछ दे, राखी घड़ी कहाँ है ये आपसे पूछ दे, और इसकी गलती ये चीज आपको याद ना हो। ठीक है, आपको लोथल किस में आता, गुजरात के किस भाग में आता है, सौराष्ट्र में है कि कठियावाड़ में है, ये आपसे गलती हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो बेसिक फैक्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है और ये हिस्ट्री है, इसका लूसेंट वाला गाइड लेकर के बस काफी टाइम है, एक बार रीडिंग डाल लीजिए, जिससे कि कम से कम फैक्ट पर कमांड रहेगा, फैक्ट पे कमांड रहेगा, इंटरव्यू बोर्ड में बैठ के भी अच्छा लगेगा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के जवाब दे ले जाएंगे आप, या टीचर भी जो भी जब ये सब क्लासेस शुरू होंगे तो हर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आप पूछेंगे तो उससे भी हम लोग उसका रिप्लाई कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? हेलो जी सर, जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था, सर मैंने 12th के बाद ऐसा गैप लिया था IIT की तैयारी करने के लिए, तो उसके बाद फिर मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और फिर मैंने उसके बाद बीटेक करने के बजाय मैंने बीएससी करने का विचार किया, और मैंने बीएससी पूरी कर ली भी। तो सर मेरा सवाल यह है कि अब मैं इस गैप को कैसे उनको बताऊं कि मैंने बीटेक क्यों नहीं किया, बीएससी क्यों किया? ना देखो, अब ये नहीं करेंगे आप। अब एक्चुअली क्या होगा, आप जो ये गैप ईयर में चीजों को, आप इंटरव्यू को अपनी किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जैसे 2 चीजें होती हैं। एक बार देखो, हमेशा इंटरव्यू, आप भी इंटरव्यू बोर्ड को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे उन्होंने कहा, जैसे वो पंचायत अधिकारी हैं, तो आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आप बोर्ड को अपने इंटरव्यू अपने पंचायत में ही उलझा के रखें। आप इस तरह की बातें अपने इंट्रोडक्शन में मत बोलिए, या उसको थोड़ा लो प्रोफाइल कर दीजिए, जहां पे बोर्ड उलझे और आपको कुछ न मिले। आपको अपने इंटरव्यू को कहाँ फोकस कराना है, तो आप इन बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। आप सिंपल सा अपना जो आपका है उसमें सीधे बोल दीजिए, मान से मैंने बीएससी किया, बीटेक की तैयारी किया, हुआ नहीं हुआ, इससे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको केवल सीधे ग्रेजुएशन बोलना है, और उसके बाद जो डिग्री है। हाँ, गैप, उसके बाद गैप हो रहा है, एक तो एग्जाम ही लेट हो गया, 4-5 साल तो एग्जाम ही हो गया इसको। कब इसका मेंस हुआ था सर? 2000 इसका भी 19 हुआ था। हाँ, एक तो एग्जाम में ही काफी डिले हो रहा है, एग्जाम ये पीटी के रिजल्ट और उसके बाद मेंस वाले में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी चीजों को उलझाइए नहीं। आप सिंपल सी बातें ऐसे जगह पे, जैसे बीएससी आप बोल दीजिए, आप क्या किए, वो जो बातें जो असफलता वाली हैं, जो फेल्यूर वाली हैं, वो सब मत बताइए। या आपने जो ड्रॉप किया, आप सिंपल सा बताइए, मेरा नाम ये, मेरा ग्रेजुएशन ये, इस सब्जेक्ट से मैंने ग्रेजुएशन किया, ये पीजी है, मैं अभी सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो आप अपने उलझे रहेंगे तो बोर्ड को भी उलझा देंगे। आप बोर्ड को मत उलझाइए, आप अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर कट में निकाल के ले जाइए, और बोर्ड को कहाँ फोकस कराना है इसकी तैयारी करके रखिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके अलावा एक सवाल और था मेरा। सर मैं एनसीसी का कैडेट भी रह चुका हूँ इसमें, तो सर एनसीसी से संबंधित सवाल कौन कौन से आ सकते हैं इसमें? नहीं, क्वेश्चन आपका सुन नहीं पाया, आवाज आपकी वाइब्रेट कर रहा है। जी सर, मैं पूछा था कि मैंने एनसीसी भी किया हुआ है, तो एनसीसी से संबंधित कौन से सवाल आ सकते हैं इसके अंदर? अच्छा, एनसीसी पे मान लो चाइना वाला का है, वो एनसीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे एनसीसी में पूछ सकते हैं कितने तरह का है, एनसीसी का फुल फॉर्म बताइए, एनसीसी का क्या रोल हो सकता है, आपको लगता है चाइना में जो टेंशन चल रहा है इसमें एनसीसी का क्या रोल हो सकता है, यही सब आपसे पूछेंगे, ज्यादा एनसीसी पे नहीं जाएंगे वो। ओके सर, थैंक यू सर। जी,
और कोई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि आई कांटेक्ट सर उसी मेंबर से, उन्हीं मेंबर के साथ रखना है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, या क्वेश्चन बताते समय हर एक मेंबर से आई कांटेक्ट रखना है? देखिए इसमें क्या होता है कि इसके बहुत सारे जवाब आपको आने वाले दिनों में भी जो आरएस सेलेक्टेड होंगे वो आपको जुड़ करके आपको बताएंगे कि भाई कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन सामान्य बातचीत की प्रक्रिया में 3-4 आदमी, अगर 4 आदमी के साथ आप बातचीत कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी लोगों को भी इंगेज रखें। ऑल्दो यद्यपि आप 75% उस आदमी के ऊपर फोकस करेंगे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप बीच बीच में एक आध बार दूसरे लोगों को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और दूसरे लोगों को इंक्लूड करने के लिए यही हुआ कि उनकी तरफ भी एक आध बार नजर जरूर ले लेंगे। अच्छा सर। सर एक क्वेश्चन और, हाँ, ये चेयरपर्सन या अन्य मेंबर्स हमसे पूछते हैं कि आपको कुछ पूछना है, तो सर उनसे कुछ पूछना चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, इसमें ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान ही कोई ऐसा क्वेश्चन आया, वहां से ये क्वेश्चन का जवाब मुझे बता दिया जाता तो बहुत मेहरबान, माने सर ये क्वेश्चन का जवाब, अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हाजिर जवाबी पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, माने कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अब आप जैसे उन्होंने पूछा कि अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ उस पर आप अपना ओपिनियन बताइए। अब ये नहीं पूछा जाता है कि मां से ये बता दीजिए कि वो जो हुआ सही हुआ कि नहीं हुआ, ये सब नहीं बताएंगे वो, फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। लेकिन कुछ ऐसा फैक्ट है जो किसी पर्टिकुलर गांव से, मान लीजिए आप ही के गांव के बारे में उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको नहीं पता है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे ही गांव का सर वो वाले क्वेश्चन का क्या जवाब था सर, इसको अगर एक बार बता दिया जाता, ठीक है, तो हंस के बता देते हैं ऐसे ही था, ये था, वो था, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट सर, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे सर करवा दिया जाए हमें, उस वहां से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं सर? ठीक है, राजस्थान में तो राजस्थान का बजट हमने देखा था, उसको करवा देंगे हम। एक बार जैसे कोई टॉपिक लेंगे ना, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर जैसे हमने कराया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे एग्रीकल्चर में, जो राजस्थान में भी देखो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स होते हैं, सारे पॉलिसीज होते हैं, वो राजस्थान में लागू है, प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की अपनी, ये दो बातें। तो किसी भी टॉपिक के, जैसे एग्रीकल्चर हमने लिया, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो दोनों सम करा देंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये चीज है। और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ललित जी चलिए इसको ऑफ आज ऑफ करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे दोबारा कुछ टॉपिक के साथ। और आप भी अपने साथ देखो, सबके लिए मेरे साथ यही सुझाव है कि आप अपने पास क्वेश्चन रखो। जैसे अजीब पूछते हैं, हमसे 20 क्वेश्चन पूछते, 20 का इंटरव्यू आंसर मैं आपको बता देता, किसी टॉपिक पर भी पूछते उसका भी बता देता। तो आप अपने पास क्वेश्चन रखिए। ऑफलाइन जब होता है ना, तो हमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि सब लोग अपना अपना क्वेश्चन लिख के दे देते हैं, एक जगह हम इकट्ठा कर लिया और एक जगह इकट्ठा करके और उसका हमने रिप्लाई कर दिया। तो आप अपने पास क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन रखिएगा, उसका इंटरव्यू आंसर हम लोग दे देंगे। और बाकी तो इकोनॉमी वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता देंगे, और भी क्लासेस होंगे उसको हम आपको जोड़ के आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।